Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and let's have a look of DNA. It is a very interesting topic. Okay, let's understand it quickly. There's a two type of genetic material, DNA and RNA. Okay, but human being में कौन सा genetic material होता है? That is DNA. So we are taking DNA and full form is deoxyribose nucleic acid. ठीक है, तो ये क्या है? इट इज एसिडिक इन नेचर, यानी कि इस पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ओवर हेयर बिकॉज ये एसिडिक होता है नेचर में। चलिए वन बाय वन इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम वॉज फ्रेडरिक मिशर. Okay, in 1869 what he isolated some cells from the pus cells, मतलब न्यूक्लियस ही क्या किया उसने? पस सेल से न्यूक्लियस को आइसोलेट किया और उसमें इसने डिस्कवर किया किसको? डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को. बट द टर्म डीएनए इज गिवन बाय, ओके, द टर्म वाज गिवन बाय जेकैरस. ठीक है, ही वाज द साइंटिस्ट हु गेव द टर्म डीएनए. ओके, लेटर ऑन अब टर्म तो मिल गया, अब इस पे स्टडी करना बाकी था कि इसकी पूरी स्ट्रक्चर देखनी थी, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो लेटर ऑन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वाज डन. ठीक है, क्या हुआ? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करने की कोशिश की. बट हु डिड दिस? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन. ओके, उन्होंने इसमें पूरा इंफॉर्मेशन निकाला. बट यही इंफॉर्मेशन हैंड टू हैंड दो साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक उन्होंने यूज़ किया और एटलीस्ट एक फाइनल मॉडल उसका दिया जिसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल. ठीक है, एक फाइनल मॉडल दिया. हु गेव दिस? वाटसन एंड क्रिक. एंड they gave in 1953. ये थोड़ा सा ध्यान रखना ईयर. एंड इसके लिए उनको क्या बिना नोबेल प्राइज भी मिला. करेक्ट. ठीक है, तो नाउ डेज जो भी हम पूरा डीएनए का मॉडल पढ़ते हैं वो हम किसका पढ़ते हैं? द मोस्ट अपडेटेड वाटसन एंड क्रिक का मॉडल. ठीक है, तो अब देखते हैं इसका वन बाय वन. सबसे पहले तो डीएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है. करेक्ट. ठीक है, ओके, बट क्या होता है? पहले हम यूकैरियोट्स की अगर बात करते हैं, यूकैरियोट्स में कहाँ प्रेजेंट होता है ये डीएनए? आपको मालूम होगा, इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. बट ये एक और जगह भी प्रेजेंट होता है. डू यू नो? यहाँ पे दो तरह के ऑर्गेनल होते हैं. वन इज व्हाट? क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, एंड अनदर इज व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल. ठीक है, तो इनके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है. ओके, तो जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए. क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूक्लियर डीएनए. ठीक है, बट जो ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनल डीएनए. क्लियर? ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल डीएनए. ओके, वेयर एज प्रोकैरियोट्स में क्या है? इसमें तो न्यूक्लियस ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट नहीं होता एंड जो ऑर्गेनल्स है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते. मतलब ऐसा लगता है कि एक सेल है और उसमें ही सब कुछ ऐसे ही प्रेजेंट है. तो ये एक कंडेंस फॉर्म में डीएनए ऐसे ही प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको कई बार बोलते हैं क्रोमोजोमल या फिर दूसरा नाम बोलते हैं नेक्ड डीएनए. इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में एक और खासियत होता है, इसमें एक सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है. इसके अलावा उस सर्कुलर डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड. ठीक है, क्लियर? तो ये तो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया डीएनए के बारे में. अब हम इसका पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि इसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर होता क्या है. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक तो बेसिक इसकी टर्म्स है. बट ये क्या होता है, बेसिक टर्म्स पे भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. सो प्लीज़ नेवर एवर अवॉइड सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑल्सो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल I'll make a structure of DNA. DNA is made up of two polynucleotide chains. ठीक है, फाइन. एंड वो चेन क्या होता है? दोनों ही एक दूसरे के थ्रू कॉइलिंग करके रहती है. जैसे कि एक स्प्रिंग में आप देखते हो कि दो वायर है जो एक दूसरे में कॉइल करके रहते हैं, ऐसे ही ये कॉइल करके रहते हैं. एंड मोस्टली दे आर राइट हैंडेड कॉइल्ड, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
कॉइल्ड होके रहते हैं, ठीक है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मतलब न्यूक्लियोटाइड है, ये किस किस का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। बिकॉज हम डीएनए की बात कर रहे हैं, डीऑक्सी, तो यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ उसको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर आर्एनए की बात करते हैं तो हम सिर्फ न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, फाइन। न्यूक्लियोसाइड जो है ये भी 2 यूनिट का बना होता है। क्या क्या होती है? डीऑक्सी पेंटोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज, ओके। इसमें क्योंकि 5 कार्बन होते हैं तो इसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर, ओके। और उसके अलावा क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजिनस बेसेस, ओके, नाइट्रोजिनस बेस, फाइन। फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। अगर मैं इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? P डबल बॉन्ड O और बाकी सारे क्या होंगे? OH ग्रुप होंगे, क्योंकि फॉस्फेट की 5 वैलेंसी होती है, तो ये इसका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं राइबोस शुगर की। राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, क्योंकि 5 कार्बन का बना होता है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कार्बन एक कार्बन यहाँ पे होता है H H H OH, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है CH2OH एंड H। मतलब कि अगर मैं इसमें नंबरिंग करूँ तो क्या होगा? दिस इज 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, ओके, फाइन। बिकॉज यहाँ पे ये OH, यहाँ पे O प्रेजेंट नहीं होता है, जो किसमें? राइबोस शुगर में O प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होता है, ओके। अब हम मेन बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन, क्लियर, ठीक है। प्यूरिन जो होता है वो 9 मेंबर्ड रिंग होता है और ये 6 मेंबर्ड रिंग होता है। प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं? 2 तरह के बेस होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है, ओके, जिसको हम बोलते हैं A एंड G, क्लियर। जबकि पिरिमिडिन में 3 तरह की वैरायटी होती है, साइटोसिन, थायमिन, ओके, एंड यूरेसिल। क्या है? C T एंड U, फाइन। यूरेसिल कहाँ होता है? ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है, आरएनए में सारे बेसेस सेम होते हैं, सिर्फ थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो इनके स्ट्रक्चर हो गए। नाउ अब इसका फॉर्म, एक रूल क्या होता है? रूल क्या होता है जिसको हम बोलते हैं चारगाफ रूल। क्या बोलते हैं? एंड इट इज वेरी फेमस रूल, चारगाफ रूल, ठीक है। इस रूल्स के अकॉर्डिंग, ओके, बेटर आई विल रब दिस वन एंड देन आई विल लेट यू नो क्या रूल्स होते हैं उसके, ओके। चारगाफ ने इन प्यूरिन और पिरिमिडिन में क्या इनके इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पे रूल दिए थे, ओके। सो चारगाफ रूल, ओके। चारगाफ ने क्या बोला कि इनमें बॉन्डिंग होती है। क्या होता है? प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड करता है, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड करता है, एंड ये बॉन्डिंग कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ओके। यानी कि A जो है वो हमेशा T के साथ बॉन्ड करता है एंड G जो है, गुआनिन जो है, हमेशा C के साथ बॉन्ड करता है। बट A और T में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एंड G एंड C में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसलिए ही GC कंटेंट पे ही एक डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड होता है, ठीक है। अगर GC कंटेंट ज़्यादा होगा, फाइन, किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर गुआनिन साइटोसिन का कंटेंट ज़्यादा होगा, इसके मतलब उसमें ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होगा। जितना बॉन्ड ज़्यादा होगा उतनी ही एनर्जी और देना पड़ेगा, उतना ही टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इसलिए ही मेल्टिंग पॉइंट अगर GC ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ओके। और क्या बोला था चारगाफ ने? ये बता दिया, AT के साथ GC के साथ। अब क्या होता है? चारगाफ ने बोला कि प्यूरिन और पिरिमिडिन जो होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, दे आर ऑलवेज इक्वल इन, मतलब इनमें जितना भी कंटेंट प्यूरिन होता है उतना ही पिरिमिडिन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड कर रहा है, यानी कि A + G है इज ऑलवेज इक्वल टू C + T, ओके। या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, A + G अपॉन C + T इज ऑलवेज 1, ठीक है। इनका रेशो हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है। एक और अलग चीज़ बताई थी, दैट इज कॉल्ड द बेस रेशो।
बेस रेशो। इसमें क्या है, अगर मैं एडेनिन प्लस थाइमिन लूँ एंड गुआनिन प्लस साइटोसिन, ठीक है फाइन, तो इनका रेशो जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, स्पीशीज स्पेसिफिकली ये हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या था, एक चारग्राफ ने रूल बताया, इसके बेसिस पे ही पता चला कि डीएनए में एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड होता है एंड गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड होता है। क्लियर, ठीक है। तो इसके अलावा अब देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर। तो हमने ये देख लिया कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ओके, और इसमें प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेस होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं डीएनए का जब स्ट्रक्चर होता है तो उसमें दो ग्रूव होती है, एक माइनर जिसमें बहुत छोटी ग्रूव होती है एंड एक होती है मेजर। दिस इज द माइनर ग्रूव एंड दिस इज द मेजर ग्रूव, ठीक है फाइन। तो एक पूरा टर्न लेता है, मतलब डीएनए ऐसे लेकर पूरा एक टर्न लेता है, उस कंप्लीट वन टर्न को बोलते हैं पिच, ठीक है। ये क्या है, वन कंप्लीट टर्न, वन कंप्लीट टर्न, ओके। इस वन कंप्लीट टर्न का अगर लेंथ देखा जाए तो कितना होता है, दिस इज 34 एंगस्ट्रॉम, या नैनोमीटर में इट इज 34 नैनोमीटर, सॉरी 3.4 नैनोमीटर, ओके फाइन। इस वन पिच में एक तो माइनर ग्रूव होती है और एक कौन सी होती है, मेजर ग्रूव होती है, ठीक है। माइनर ग्रूव का होता है 12 एंगस्ट्रॉम एंड मेजर होती है 20 एंगस्ट्रॉम। अगर इन दोनों को भी हम प्लस करेंगे तो इट विल बिकम 34 एंगस्ट्रॉम, ओके। अब हमने देखा कि एक पिच में अगर न्यूक्लियोटाइड काउंट किए तो कितने होते हैं, एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, 10 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। हाउ मेनी बेसिस, 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि दो बेस के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, सो आई विल डिवाइड, एक पिच में कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम, ओके। 10 नाइट्रोजनस बेसिस का लेंथ है 34, तो एक नाइट्रोजनस बेस का डिस्टेंस होगा 34/10, यानी कि दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का ये डिस्टेंस कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं 0.34 नैनोमीटर। अंडरस्टूड, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा ये तो हमने पिच की बात कर ली, फाइन। अब क्या होता है, दो जो न्यूक्लियोटाइड हैं उन दोनों के बीच में डायमीटर कितना होता है, इट इज़ ऑलवेज 20 एंगस्ट्रॉम। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कॉइलिंग कर रहा है फिर भी इसका डायमीटर हमेशा 20 ही क्यों मेंटेन रहता है, बिकॉज इसमें प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ बाइंड करता है, तो प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ बाइंड करके वो इस पर्टिकुलर स्पेस मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, ओके। अब ये तो बात हो गई डायमीटर की। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड किस किस का बना होता है, मैं दोबारा बोल देती हूँ, शुगर, ठीक है, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट, ओके। तो ये कैसे अटैच होते हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल होता है, ओके फाइन। और इसके 1 नंबर कार्बन पे हमेशा ध्यान रखना, इसके 1 नंबर कार्बन पे क्या अटैच होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है अटैच, ठीक है, ओके। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अटैच होता है। अब वो कोई सा भी हो सकता है, अगर प्यूरिन होता है तो वो अपने 9 नंबर के कार्बन से इसके 1 नंबर के कार्बन पे अटैच होता है, और अगर ये पिरिमिडिन होता है तो वो अपने 1 नंबर के कार्बन से अटैच होता है, ठीक है फाइन। इसका जो 5th कार्बन है यहाँ पर, इस 5th कार्बन पे क्या अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप, बट मैं यहाँ नहीं बता के क्या बता रही हूँ, ऐसा ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड यूनिट हुआ, ठीक है, ओके। और इसके 1 नंबर के कार्बन पर वापस एक नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया, ओके, यहाँ नाइट्रोजन बेस अटैच हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी ये 5th नंबर का कार्बन है, और यहाँ पे ये कौन सा नंबर का कार्बन है, 3rd नंबर का कार्बन, ओके। दिस इज 3rd नंबर कार्बन और ये है 5th नंबर कार्बन, ओके। तो क्या होता है, इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये कैसे अटैच रहता है, इसके OH यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालता है और ये क्या बना लेता है, एक यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, दिस वन, इसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड, ओके। ऐसे ही ये क्या होता है,
दूसरे OH से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकालता है और ये बॉन्ड बना लेता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। फाइन, तो यानी कि आपने देखा कि एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऊपर और नीचे दोनों तरफ से दो एस्टर बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इसलिए हम इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, फाइन। यहाँ पे जो ये बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में हमेशा कंफ्यूज होता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, ये ऊपर वाला जो एंड है ये हमेशा वैकेंट रहेगा क्योंकि ऊपर फॉस्फेट नहीं आ सकता। फाइन, जो सबसे फर्स्ट नंबर का शुगर होगा उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये तो 5' एंड हो गया। ऐसे ही हमेशा OH नीचे है, ये हमेशा 3' एंड हो गया। तो ये दोनों एंड फ्री रहेंगे, फर्स्ट राइबोस का एंड सबसे लास्ट का राइबोस। अंडरस्टूड। ठीक है, वन मोर थिंग ऑल्सो, ये जो है इसको हम बोलते हैं बैकबोन। दिस इज कॉल्ड बैकबोन। ओके, तो ये कंप्लीट क्या है, ये बैकबोन है और उस बैकबोन से नाइट्रोजनस बेस बाहर की तरफ निकले रहते हैं। तो ये बैकबोन किसकी बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। ये भी ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस उससे बाहर की तरफ प्रोट्रूड रहते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे बात हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पे, दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। अब अगर हम दो स्ट्रैंड में देखें तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक फर्स्ट वाले राइबोज पे 5 कार्बन रहता है और सेकेंड वाले लास्ट वाले राइबोज में 3 कार्बन फ्री रहता है। तो यहाँ पे ये देखते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब कि दोनों डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी कि 3' एंड एक स्ट्रैंड का होगा यहाँ पे 5' एंड, तो दूसरे स्ट्रैंड का 5' एंड होगा और नीचे 3' एंड होगा। ठीक है, तो दे बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पे अगर राइबोस शुगर इस तरह से अटैच है, कुछ इस तरह से। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे राइबोस शुगर इस तरह से अटैच होगा, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे ये ऑपोजिट होगा, तभी उसके क्या होगा, सारे 3 एंटी पैरेललिज्म जो है वो मेंटेन रहती है। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने में। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, दे ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि हमेशा A T के साथ बाइंड करता है। अगर मुझे एक स्ट्रैंड का पूरा सीक्वेंस पता चल गया, आई कैन टेल यू द अनदर स्ट्रैंड सीक्वेंस, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ A है तो डेफिनेटली यहाँ पे T आएगा। तो मुझे एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता हो तो मैं दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस बता सकती हूँ। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा और क्या एक चीज़ होती है, इन दोनों में क्या होता है, एक स्ट्रैंड तो एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह, टेम्पलेट। ओके, टेम्पलेट या फिर इसको हम बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। एंटीसेंस या एक और नाम बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। एंड इसका डायरेक्शन होता है 3' टू 5', क्योंकि इसी से ही आगे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ओके, तो उससे क्या होता है 5' टू 3' का RNA सिंथेसाइज होता है, mRNA सिंथेसाइज होता है। एंड दूसरा स्ट्रैंड जो है उसको बोलते हैं हम सेंस स्ट्रैंड या फिर कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसका क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज 5' टू 3'। क्यों हम इसे कोडिंग बोलते हैं, क्योंकि 3' से 5' में जो ये हमारा mRNA बनता है, इसका जो सीक्वेंस होता है इस कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस से एग्जैक्ट सिमिलर होता है। बस क्या डिफरेंस होता है, इसमें जहाँ जहाँ थाइमिन प्रेजेंट होता है उसकी जगह यहाँ पर यूरासिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, फाइन। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ओके, अब इसके अलावा ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल कैसे रहता है, हाउ इट स्टेबलाइज, इट इज स्टेबलाइज बिकॉज ऑफ 2 बॉन्ड। वन इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये दोनों जुड़े रहते हैं और स्टेबल रहते हैं। एंड दूसरा हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ठीक है,
क्या होता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कि ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, आप देख रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक बना के रखते हैं, ठीक है। इस स्टैक की वजह से जो बॉन्डिंग बनती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, एंड इन दोनों बॉन्ड की वजह से डीएनए की एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। अगर हम इसको हाई टेम्परेचर देते हैं तो ये डीएनए डीनेचर हो जाता है, मतलब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। बट जैसे ही हम उस टेम्परेचर को वापस लोअर डाउन करते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू बाइंड अगेन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा बन सकता है, तो वापस ये रीनेचुरेशन भी हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अ डीएनए कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में, कौन कौन से तरह के डीएनए होते हैं। इफ यू रियली अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। एंड यस, वन मोर थिंग गाइज, दोज हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें, तभी they will get to know whatever the next video I am uploading. Thank you so much guys for watching this video. Thank you.